हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल प्रीमियर लेकर यहाँ पर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। तो जल्दी से सारे सुन मेरे साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है उस वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 92वां। इससे पहले वाले दिनों के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना। इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करवा के हैं। पेपर वन की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ये चैनल आपको दे रहा है। उसके भी सारे लेक्चर्स को एक प्लेलिस्ट में डाल दे और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को बेसिकली जरूर देखना। जो ये चैनल आपको फ्री कोचिंग दे रहा है उसका फायदा जरूर लेना। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेआरएफ आर इस चैनल का नारा है और बहुत से स्टूडेंट्स नारे के पीछे दिलो जान से लगे हुए। इनकम टैक्स के आज इंपॉर्टेंट नोट्स हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें एडवांस टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और क्लबिंग ऑफ इनकम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेट के लिहाज से जो जो चीजें आपके लिए जरूरी है वो सब बताऊंगा और बेसिक जो नॉलेज आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रेम प्यार से राधे राधे बोलकर मेरे साथ में जुड़े रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस वक्त में बन जाते हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले यहीं पर ही अपडेट किए जाते हैं। अगर आप डिस्कशन का फायदा लेना चाहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं, तो एबी गुरुजी चैट ग्रुप जो कि एक स्पेशल स्टडी ग्रुप है, यहाँ पे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो चुका है। तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर देना। हमारे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे कैसे आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना, ये मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया है। टेलीग्राम के ये ग्रुप इस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन हम 4 क्विज़ आपके लिए डिस्कस करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को मिलाकर। तो आप इन ग्रुप्स का हिस्सा जरूर बनेगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए क्या है कि आज हमारे पास में बहुत ही ज्यादा मैसेज स्टूडेंट क्या है कि सर एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। और हम वास्तव में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या है कि परेशान भी हैं कि भाई एनटीए ने वास्तव में अति कर दिया इस वक्त में। तो पिछले दिनों हमने एक पोस्ट डालकर सटायर भी मारा था एनटीए के ऊपर कि एनटीए बिल्कुल भी ध्यान नेट वाले स्टूडेंट का यहाँ पर नहीं दे रहा है। सारा ध्यान उनका जेई पर और नीट के स्टूडेंट पर रहता है, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है, वहां की फीस स्टूडेंट की ज्यादा है। तो ये बात भी सेंटर को भूलनी नहीं चाहिए कि 10 लाख एस्पिरेंट से ज्यादा यहाँ पर नेट वाले भी हैं। अगर इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो सेंटर वालों से संभलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो नेट के एग्जाम को लेकर भी इनको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर सीरियसनेस दिखानी चाहिए। एक तो इन्होंने एडमिट कार्ड अभी तक बताया नहीं कि कब आएगा, और दूसरा इन्होंने एग्जाम डेट भी 1 महीने से कम समय में यहाँ पर स्टूडेंट को बता दिया। 21 अगस्त को नोटिस निकाल दिया, भाई 16 तारीख से एग्जाम है। इस चीज को लेकर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर थे। जब इन्होंने 16 तारीख से एग्जाम लेना था तो पहले ये बता सकते थे। अब एडमिट कार्ड में भी अब देख लो, आज 8 तारीख जो है वो जा चुकी है और कल 9 तारीख आ जाएगी, यानी 1 हफ्ते से भी कम समय यहाँ पर स्टूडेंट के लिए रह गया। अब वो स्टूडेंट जो दूर दराज के इलाकों में है, जो गांव खेड़े में है, जिनको बाहर जाना पड़ेगा, वो कैसे अरेंजमेंट करेगा इससे इतने कम समय में। और सेंटर को इस चीज की कोई भनक नहीं है, एनटीए को कुछ नहीं है, सुस्ती में सोई हुई पड़ी है। मुझे तो ये लगता है कि 16 तारीख से एक दिन पहले 15 तारीख को इनकी जाग खुलेगी और उस दिन ये आकर कहेंगे कि अरे नेट वालों को एग्जाम है कल से, चलो आज इनको एडमिट कार्ड दे देते हैं। पर ऐसा नहीं चलेगा ज्यादा समय तक। स्टूडेंट का बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर है, बहुत ज्यादा एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त में। तो हम स्टूडेंट के हर कदम पर साथ रहें और इस वक्त भी साथ हैं। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड को लेकर आएगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे। और मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा एनटीए से कि जल्दी से जल्दी आप एडमिट कार्ड जरूर स्टूडेंट को प्रोवाइड कराओ, ताकि स्टूडेंट सारी अरेंजमेंट कर पाए। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है इस वक्त में, एसी में बैठकर लोगों को नहीं समझ में आती है सारी बात। तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड आ जाएगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं आगे की और एडवांस टैक्स की डिस्कशन आज हमने करनी है। कल मैंने आपके साथ में टीडीएस की बात की थी और उससे पहले इनकम टैक्स के बहुत सारे लेक्चर मैंने लगा लिए, लगभग 7-8। तो आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनकम टैक्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पे जाके आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो टीडीएस में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस जो है वो एक तरीके से एडवांस टैक्स का काम भी यहाँ पर कर जाता है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था ना कि ये हमारे पास में कटोरा प्रसाद है, ये कटोरा प्रसाद है और इस कटोरा प्रसाद का मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। इस 2 लाख रुपए की पेमेंट करते वक्त मैंने इसका 20,000 रुपए का टीडीएस काट लिया और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अब मेरे साथ तो इसने 2 लाख रुपए का काम किया, बाकी और लोगों के साथ भी तो इसने काम किया हो सकता है, और भी बहुत सारे लोग हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टर है हालांकि ये, तो इसने कॉन्ट्रैक्टर नहीं आर्किटेक्ट है, यहाँ पर प्रोफेशनल फीस लेता है। तो इसने और सभी लोगों के साथ में काम किया और मान लो कि 12 लाख रुपए का इसका पूरे साल का टर्नओवर हो गया।
अब 12 लाख रुपए का इसका पूरे साल का टर्नओवर हो गया, तो इसका जो इनकम टैक्स है वो आप जानते हैं काफी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये 30% वाले स्लैब में जा रहा है, कोई डिडक्शन नहीं है इसके पास में, 30% वाले स्लैब में जा रहा है और इसका टैक्स काफी कुछ बन जाएगा। मैंने 20,000 रुपए काट रखा था और बाकी सब लोगों में भी मान लो कि उनकी भी लाइबिलिटी बनती थी टीडीएस काटने की, और उन्होंने भी इसका कोई 30-1,000 रुपए टीडीएस जो है वो काट रखा है, ऐसा मान लो। तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसके नाम से कितने रुपए जमा हो गए? 50,000 रुपए जमा हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे खा नहीं जाएगी, वो इसके नाम से यहां पर जमा है, ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा, इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा, और इसका टैक्स जो है वो यहां पर बन गया 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का टैक्स बन गया। तो ये गवर्नमेंट को कहेगा कि मेरे नाम से टीडीएस आपके पास में जमा है ना, इसे आप यहां पर एडवांस टैक्स के रूप में समझ लो, इसे आप एडवांस टैक्स के रूप में समझ लो और इसे इस 60,000 में से घटा दो। इनकम टैक्स विभाग बिल्कुल इसके कहे अनुसार करेगा और कहेगा जी हाँ बिल्कुल हमने घटा दिया है। अब ये कहेगा कि अब मुझे सिर्फ आपको 10,000 रुपए देने हैं, तो ये 10,000 रुपए का यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट का टैक्स भरवाएगा, चालान भरवाएगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ये देख लो जी किस तरीके से इसका जो टीडीएस था, गवर्नमेंट को टीडीएस के नाम से इसको जमा करवाया गया था, ये इसका एडवांस टैक्स का काम यहाँ पर कर गया है। ये बात टीडीएस की मैंने आपके साथ में खत्म कर दिया। अब एडवांस टैक्स जो नए सिरे से है उसको मैं आपके साथ में डिस्कस यहाँ पर कर लेता हूँ। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इंस्टेड ऑफ अ लंप सम पेमेंट एट द एंड इन टर्म्स is termed as advance tax. The advance tax, चलो ये क्या है कि ये जो लैंग्वेज है ये आप सब पढ़ लेना, मैं सीधा सीधा आपके साथ में स्टोरी के वे में डिस्कस कर लेता हूँ। अब गवर्नमेंट यहाँ पर बैठी है, थोड़ी सी उदास थी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी उदास थी। मैंने पूछा, गवर्नमेंट मेरी दोस्त है, चलो मान लो ऐसा, मैं गया जी गवर्नमेंट के पास, मैंने बोला गवर्नमेंट जी आप उदास क्यों इतना? कहते हैं कि हमने रूल बना दिया कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसका आप असेसमेंट अगले साल में जाके कर लेना। अब जो इनकम होती है हमारी, वो फिर अगले साल में जाके जो लोग हैं वो असेस करते हैं और फिर जाके हमारे को टैक्स भरते हैं, तो हमारा तो पूरे साल भर जो है वो खराब ही हो जाता है। फिर मैंने इन्हें अपना टीडीएस वाला लेक्चर दिखाया, मैंने बोला टीडीएस के अंदर तो ऐसा नहीं होता ना, कोई भी व्यक्ति जब पेमेंट कर रहा होता है तो वो तो आपको टीडीएस हाथों हाथ जमा करवाया था, वो भी तो इनकम टैक्स ही है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट कहती है हाँ वो भी इनकम टैक्स है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे दुनिया के अंदर क्या भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका टीडीएस का कुछ काम बनता नहीं है, वो फिर भी इनकम बहुत सारी कमा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस पर टैक्स ले लें। मैंने बोला जैसे, कहता है कि मेरा एक पड़ोसी, गवर्नमेंट ने बोला कि मेरा एक पड़ोसी है यहाँ पर, इसका नाम क्या रखें? गवर्नमेंट ने बोला मेरा पड़ोसी है और इसका नाम रख देते हम धन्नू, धन्नू रख देते हैं, धन्नू, इसका नाम है धन्नू। अब धन्नू जो है वो बिजनेस करता है और बिजनेस में ये इसको दिनों दिन बहुत ज्यादा तरक्की मिलती जा रही है और बहुत सारा प्रॉफिट ये कमाता जा रहा है। अब ये प्रॉफिट कमाता जा रहा है, अपनी जेब के अंदर भरता जा रहा है, हमारे को कुछ भी नहीं दे रहा। कौन कह रहा है ये बातें? ये बातें यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मेरे को कह रही है बेसिकली। तो धन्नू जो है वो बिजनेस कमाता जा रहा है, बिजनेस में कमाता जा रहा है और हमारे तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा, और हम इसके अगले साल का इंतजार करें भी, अगले साल में जाके ये अपनी इनकम को असेस करवाएगा और फिर जाके टैक्स देगा। तो फिर मैंने भी कहा हाँ भाई ये वो तो बात गलत है भाई, अब कमा रहा है जब भी टैक्स देना चाहिए ना, तो अगले साल में जाके असेसमेंट करेगा तो सही नहीं है बात। असेसमेंट तो चलो हिसाब किताब तो बाद में करता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा टैक्स तो यहाँ पर जमा करवा सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ मेरी बात आपने समझ ली। तो फिर मैं वहां से चला गया, मैंने कोई उपाय इसको बताया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चालाक निकली यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एक रास्ता निकाल लिया, कहती कि आप असेसमेंट चाहो तो अगले साल में कर लेना, असेसमेंट चाहो तो नेक्स्ट ईयर में कर लेना, लेकिन जब टैक्स की बात आएगी ना, टैक्स की बात आएगी तो उस टैक्स को आप एस्टिमेट करके हमें थोड़ा थोड़ा भरवाना शुरू कर देना। इन्होंने बोला कि टैक्स का आप कैलकुलेशन पहले ही कर लो, जैसे 1 अप्रैल से आपका साल शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल शुरू होता है ना, तो उन्होंने बोला कि पहला आप यहाँ पर अप्रैल मई जून है ना, 15 जून तक आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर लो कभी कितना आपने 3 महीनों के अंदर कमा लिया, उसका एस्टिमेट कर लो और उसका सर्टेन परसेंटेज हमें दे दो, वो परसेंटेज है 15%। उसके बाद में ये आगे की ओर जाता है जुलाई अगस्त सितंबर, और वहां पर जाके 15 सितंबर को ये कहती है कि अब आप इन 6 महीनों का असेसमेंट कर लो और जो आपका टोटल टैक्स बन सकता है उसका यहाँ पर आप हमें 45% यहाँ पर दे दो।
उसके बाद में कहती है कि 15 दिसंबर को 9 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 9 महीने हो गए, 8 महीने 15 दिन को मारो गोली, तो 9 महीने यहाँ पर हो गए हैं। तो आप कहते कि यहाँ पर आप 75% तक का हमें टैक्स यहाँ पर जमा करवा दो। उसके बाद में कहती कि 15 मार्च तक आते आते लगभग 12 महीने हो गए, तो वहां तक आते आते आप 100% तक का आपका टैक्स जो हमें बनता है ना वो जमा करवा दो। हमने कहा कि टैक्स हम जमा करवा देंगे, तो फिर अगले साल में असेसमेंट किस चीज का करेंगे? कहते हैं असेसमेंट का मतलब तो हिसाब किताब है कि क्या आपने कमाया है, क्या आपने दमाया है, वो आप हमें अगले साल में जाकर रिटर्न के रूप में दे देना। रिटर्न का मतलब हिसाब किताब सौंपना ही होता है बेसिकली। इनकम टैक्स विभाग कहता है आप हमें हिसाब किताब अगले साल में जाके सौंप देना। अगर आपका हिसाब किताब ये कहता है कि आपने हमें टैक्स फालतू में दे दिया, एडवांस फालतू में दे दिया, तो हम आपको उसका रिफंड कर देंगे। अगर आपका हिसाब किताब ये कहता है कि आपने जो एडवांस टैक्स भरवाया वो एक्चुअल लायबिलिटी से कम है, तो आप थोड़ा सा टैक्स और भर देना यहाँ पर। ये लो जी बात खत्म। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसका बीच का रास्ता निकाल लिया कि अगले साल का इंतजार गवर्नमेंट को यहाँ पर ना करना पड़े। ये देखिए जी लमसम पेमेंट की यहाँ पर बात की रखी है कि अगले साल गवर्नमेंट लमसम पेमेंट नहीं लेना चाहती, इससे अच्छा वो ये चाहती है कि थोड़ा थोड़ा करके हमें एडवांस के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं जी। ये थोड़ी बहुत लाइन है, ये मैं आपको जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराऊंगा वहां पर आप देख लेना। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ध्यान से देखेंगे। द पर्सन लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। अब कौन सा पर्सन है जो कि एडवांस टैक्स पे देने के लिए लाइबल हो जाएगा? अभी जो मैंने आपको चीज बताई बहुत से सुन घबरा गए होंगे कि अच्छा सर ऐसा था क्या, 4 बार में हम अपने टैक्स को जमा करवा देंगे, यानी हमें करवाना चाहिए था, अगर हमने नहीं करवाया तो हम पे पेनल्टी लग जाएगी क्या? तो सुनो सुनो, अभी थोड़ा सा रूल है यहाँ पर कि कौन एडवांस टैक्स यहाँ पर जमा करवाएगा, ध्यान से देखेंगे। If total tax payable in a financial year is 10,000 और more, यानी कि अगर मैं काम धंधा कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि उस इनकम पर अगर मैं असेसमेंट करूंगा तो 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बन जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि 10,000 से ज्यादा टैक्स अगर आपका बनता है ना, तो आप अगले साल का इंतजार मत करो जी, आप उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें देना शुरू कर दो। अगले साल हम 10,000 से ऊपर का टैक्स आपसे नहीं लेना चाहते, ना हमारा हिस्सा है इसमें, हमें आज ही दे दो जी, आज ही दे दो। ये बात यहाँ पर कहने चाहती है। Then a person has to pay advance tax. All the taxpayers are covered by advance tax. For salaried person, TDS deducted can be take care of advance tax. मैंने आपको बताई दी थी, सैलरी वाला बंदा है, उसकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम हो रही है, तो जो सैलरी दे रहा है उसको वो उसका टीडीएस काटता रहता है, तो उसका टीडीएस कट गया तो वो एक तरीके से एडवांस टैक्स का ही काम करता है। टीडीएस के अंदर भी 4 रिटर्न जाती है, मैंने आपको बता दिया था, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से 4 उसकी रिटर्न जाती है। इसी तरीके से एडवांस टैक्स की भी 4 रिटर्न यहाँ पर हो गए। रिटर्न नहीं, बेसिकली 4 अलग अलग डेट्स हैं कि उन डेट्स में आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है, आगे जाके स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। तो सैलरी वालों के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रखी कि उनका तो टीडीएस कटता ही है, तो उनका एडवांस टैक्स देने का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है, वो तो टीडीएस ही एडवांस टैक्स के रूप में काम कर जाता है। Hence, rarely an extra payment would arise. उनका तो मुश्किल ही है कि उनका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर बनेगा। मैक्सिमम तौर पर उनका जो टीडीएस कटा हुआ होता है वही उनका इनकम टैक्स बन जाता है लास्ट में जाके। सीनियर सिटीजन को यहाँ पर छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर की है और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो और सिर्फ सैलरी आप कमा रहे हो, या आपका कोई कैपिटल गेन का हो गया होगा, या फिर आपका कोई अदर सोर्स का इनकम है, तो आप उसके ऊपर 10,000 से ऊपर का अगर आपका बनता है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृद्धों को यहाँ पर बेसिकली सहूलियत यहाँ पर गवर्नमेंट देना चाहती है। अगर वही वृद्ध 60 साल से ऊपर का व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और कहे कि नहीं जी मैं तो वृद्ध हूं, मैं इनकम टैक्स जमा करवाने कैसे जा सकता हूं, मैं एडवांस टैक्स याद नहीं रख सकता हूं, तो गवर्नमेंट कहेगी तू याद नहीं रख सकता है तो बिजनेस कैसे कर रहा है मोटा भाई। हाँ, फिर वो चुप हो जाएगा कि हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूं तो फिर हाँ एडवांस टैक्स जमा करवा सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने जो बिजनेस कर रहा है 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, उसको छूट नहीं दी है, बाकी सभी को यहाँ पर छूट दे दी है। और खास तौर पर आपने 10,000 वाली ये फिगर याद रखने की, 10,000 से ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी है ना, अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है तभी आपको ये देखना पड़ेगा। अब ये देखिए जी किस तरीके से, अब मान लो कि मैंने 1 अप्रैल से अपना काम यहाँ पर शुरू किया, 1 अप्रैल 2019 से अपना काम शुरू किया और 31 मार्च तक मैं अपना काम करूंगा, आप लोग जानते हैं 2020 तक काम करूंगा।
अब 15 जून आ गई जी, 15 जून आ गई और मेरा काम बहुत बढ़िया चला। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और मेरा काम बहुत बढ़िया चला और मुझे लगा कि भाई 31 मार्च 2020 आते आते मेरा जो टर्नओवर है वो बहुत कमाल का हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा और उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा और मेरी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ऊपर चली जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया, 15 जून तक मैंने जो हिसाब किताब किया था उसके हिसाब से मेरा मान लो कि 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है। मैंने 15 जून तक अपना काम धंधा जो किया था उसके हिसाब से जो इनकम मैंने सोची कि पूरे साल भर में इतना तो इनकम हो ही जाएगा, उसके ऊपर टैक्स जो है वो मेरा 1 लाख का बनता है। तो गवर्नमेंट कहती है आप इसे 1 लाख मत दो, हमें 1 लाख का 15% ही जमा करवा दो फर्स्ट क्वार्टर 15 जून तक। तो मैंने 1 लाख का 15% यहां तक जमा करवा दिया जी। फिर आई जी 15 सितंबर। उस वक्त में क्या हुआ कि मेरा जो काम धंधा वो चौपट होना शुरू हो गया और मैंने कैलकुलेशन की कि भाई अगले साल तक मेरा जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक ही बन पाएगा। मेरा जो टैक्स है वो 50,000 ही बनेगा, 1 लाख का नहीं बनेगा। इन 3 महीनों में मेरा कोई काम ही नहीं हुआ और आगे जाके असेसमेंट कर लिया तो मैंने देखा कि मेरा तो 50,000 से ज्यादा का टैक्स ही नहीं बन सकता। अब 50,000 का 45% आपको निकालना पड़ेगा। मान लो ये हमारे पास में 23-24,000 आया था, ठीक है ना, 22,500 कितना भी आएगा। तो अब मैंने गवर्नमेंट को पहले कितना जमा करवा रखा था, 15,000 रुपए जमा करवा रखा था। अब आप 45% किसका निकाल रहे हो, नए वाले टैक्स का 45% यहां पर निकाल रहे हो, पुराने वाले का नहीं निकाल रहे, क्योंकि आप हर वक्त में असेसमेंट कर सकते हो ना कि अब आगे जाके कितना टैक्स आपका बन सकता है। तो उस फिगर का 45% तक आपको यहां पर जमा करवाना ही पड़ेगा। तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये मान लो आप 23,000 रुपए हो जाता है। आपने 15 जून तक कितना जमा करवा रखा था, 15,000 जमा करवा रखा। तो आप डिफरेंस कितना हो गया, 23 और 15 का, यहाँ पर ये आपके पास में 8,000 का हो गया। तो आप 15 सितंबर तक यहाँ पर 8,000 रुपया और एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवा देंगे। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि 50,000 का 45% आपका 15 सितंबर तक जमा हो चुका है, जो कि 23,000 हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? सीधा सीधा इसका 45% निकालोगे तो 23,000 जमा करवाने चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। 45% अप टू है, यानी कि 15% करवा दिया था, बचा हुआ 30% अब आपने यहाँ पर करवाना है। बात समझ में आ गई क्या? एडवांस टैक्स का मतलब यही है, और अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी के अंदर फेरबदल हो रहा है तो आप उसे यहाँ पर इन परसेंटेज के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको खासतौर पर बताना चाहता था। इतने डेप्थ का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट तो इतना तो पता आपको होना चाहिए। आगे जाके आप देख लो 50,000 से अगर बढ़ जाता है तो फिर आप टोटल अमाउंट का 75% निकालना, उससे पहले वाली जो फिगर आपने जमा करवा रखी है उसे घटा देना और डिफरेंस यहाँ पर जमा करवा देना। 15 मार्च तक आते आते 100% तक का आपको एडवांस टैक्स यहाँ पर जमा करवाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अगर हमने नहीं करवाया तो क्या होगा? तो यहाँ पर पेनल्टी और इंटरेस्ट का यहाँ पर आपके लिए हिसाब किताब रख रखा है। सेक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट लगता है, कैसे लगता है वो जरूरी नहीं है। 234B और 234C यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा। पिछले दिनों जब मैं लेक्चर ले रहा था तो एक स्टूडेंट लगातार कुछ ना कुछ कमेंट करता जा रहा था और अपनी नॉलेज का यहाँ पर बखान करता जा रहा था कि सर ये वाला सेक्शन भी है, ये वाला सेक्शन भी है। मैं जानता हूं कि बहुत से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो इनकम टैक्स का काम यहाँ पर कर रहे होंगे, लेकिन अपनी नॉलेज को एक बार के लिए अपने पास संजोए रखो डियर। ये लेक्चरर की पहचान नहीं होती कि वो लेक्चर चलते के बीच में अपनी नॉलेज का बखान यहाँ पर करना शुरू कर दे। मैं जानता हूं कि आपके पास में भी नॉलेज हो सकती है, लेकिन इतना भी ध्यान रखो कि मैं यहाँ पर लेक्चरर बन चुका हूँ और काफी सालों से लेक्चर ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कब बतानी है। आप अपनी नॉलेज अपने पास में रखो और थोड़ा सा उसे बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी नॉलेज का ही बखान करते रह जाओ। सुनने की आदत पहले आपको होनी चाहिए। तो कुछ एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को यहाँ पर मैं टारगेट करके ये चीज बताना चाहता हूँ कि उनको ये समझ होनी चाहिए कि सारी चीजों का जब समय आता है उसी वक्त में बताई जाती है। कोई स्टूडेंट था, उसने 234BC के बारे में बात की थी, तो आज मैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये सेक्शन यहाँ पर रेलिवेंट हो जाता है। 234B किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की। आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट ही नहीं की जी। 234B के अंदर सेक्शन में आपका लग जाएगा और 1% का लग जाएगा। ये 90% को गोली मारो, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, इसका इन डेप्थ मतलब कुछ बन जाता है। 234C कब लगेगा ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट, यानी कि आपने शॉर्ट पेमेंट यहां पर कर दी। टाइमली तो जमा करवा दिया, लेकिन 15% करवाना था आपने सिर्फ 10% ही करवाया। 45% कराना था आपने सिर्फ 30% ही कराया। तो ये जो हमारे पास में डिफॉल्ट हो गया, तो डिफॉल्ट करने पर 234C के अंदर लग जाएगा। एक सेक्शन आपके पास में 234A का है। 234A कहते हैं कि आपने रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल नहीं की, अपने इनकम टैक्स का जो ब्यौरा है वो आपने टाइमली इनकम टैक्स विभाग को जमा नहीं करवाया, रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाई, तो उस पे आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 234A का लगेगा। एक और सेक्शन आपके लिए है 234E का।
ये टीडीएस के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था ना कि इनकम टैक्स की रिटर्न आपको 4 क्वार्टर में अलग अलग भरनी पड़ती है। पहले क्वार्टर यहाँ पर आपके पास में अप्रैल मई जून का होता है और 31 जुलाई तक आपको इनकम टैक्स टीडीएस की रिटर्न भरनी पड़ती है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते हो तो आपका पर डे यहाँ पर 200 रुपए का चार्ज यहाँ पर गवर्नमेंट लगाती है। देखो जी, बहुत बड़ी फीस होती है रियल में। दिखने में ये आपको 200 लग रही है, पर आप अंदाजा लगाओ कि अगर आप 10 दिन भी लेट हो जाते हो ना तो 2000 रुपए की पेनल्टी यहाँ पर बन जाएगी। अब इस चीज को लेकर मैं इन डेप्थ आपके लिए बेसिक लेवल पर चर्चा कर रहा हूँ। आईसीआई जो हमारे पास में इंस्टीट्यूट है सीए वालों का, उन्होंने पर्सनली गवर्नमेंट को ये चिट्ठी लिखी थी कि अगर कोई बिजनेसमैन टीडीएस काटने का काम कर रहा है, चालान जमा करवाने का काम कर रहा है, रिटर्न भरवाने का काम कर रहा है और उसमें थोड़ा बहुत भी उसे लेट हो जाता है तो उसे ही इतने सब काम करने पड़ते हैं, तो वो बिजनेस संभालेगा कि ये पेनल्टियों के चक्कर में पड़ा रहेगा? टैक्स भी टीडीएस भी काटेगा, वो उसके लिए डिपार्टमेंट भी बनाएगा, फिर वो जमा भी करवाएगा, फिर वो रिटर्न का हिसाब किताब भी रखेगा। तो ये सारे काम वो इंसान नहीं कर सकता है। उसे थोड़ी बहुत यहाँ पर छूट देनी चाहिए और 200 रुपए पर डे जैसी पेनल्टी यहाँ पर हटानी चाहिए। पर गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर रही है कि उसे 200 से कम कर दिया है, तो ये सारी चीजें रफा दफा हो चुकी है। तो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेनल्टियों को याद मत करना। 234A रिटर्न लेट फाइलिंग, 234B सी एडवांस टैक्स की बात करता है, 234E यहाँ पर टीडीएस की बात करता है कि आपने इनकम टैक्स टीडीएस की रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाई है। अब ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो रिटर्न है वो इंटरनेट पर ही फाइल की जाती है, इनकम टैक्स के विभाग पर जाकर ही फाइल की जाती है। अगर आप बात करें बड़े बड़े शहरों की, तो वहां पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इतनी माथापच्ची यहाँ पर नहीं करना चाहता और हर एक व्यक्ति ही पूरे भारत के अंदर जो वो इनकम टैक्स की रिटर्न यहाँ पर भरवाना चाहता है। बेसिकली मतलब 5-6 करोड़ जो हैं वो होंगे जो रिटर्न भरवाते होंगे। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट की बात जाकर देखें तो 8 करोड़ से ऊपर के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स की वेबसाइट में यहाँ पर रजिस्टर करवा रखा है। तो आप देख लो 125 करोड़ में से 8 करोड़ हैं। अब 8 करोड़ लोग अगर मैनुअली अपनी रिटर्न भरवाएंगे तो कितना मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा और इतने कागज की यहाँ पर बर्बादी हो जाएगी। तो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो काफी समय पहले से ही ऑनलाइन जो है वो फिलअप होनी शुरू हो चुकी है और ये काफी फायदेमंद भी है। इसमें जो एरर है वो उनके होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास में आ गए हैं जो कि काम करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न तैयार करवाने में और उसे इनकम टैक्स के विभाग पर की साइट पर सबमिट करवाने में। तो उसमें कोई भी माथापच्ची की बात नहीं है। अब जब आप रूलिंग्स की बात करते हो कि 80C की इतनी छूट होती है, 80D की इतनी छूट होती है, फिर रॉयल्टी की इतनी छूट मिलती है कौन से सेक्शन में, ये सब काम जो है वो सॉफ्टवेयर ही कर देता है। तो आज के टाइम पे इतना पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं होती। सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज पहले से रूलिंग डाल दी होती है। तो आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ अपनी फिगर को यहाँ पर भरना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो रिटर्न आपको तैयार करके दे देता है कि इतना टैक्स आपका उसके हिसाब से बनेगा। तो ये ऑनलाइन के अंदर यहाँ पर फंडा चलता है। छोटी सी कहानी मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूँ। इस ऑफिस के अंदर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मान लो ये मेरा कंप्यूटर है और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। मेरे पास में कोई व्यक्ति अगर आता है और कहता है कि मुझे रिटर्न भरवानी है, तो मैं उसके पास में 2 क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ कि आपने क्या पहले रिटर्न भरवाई है। तो उसके 2 आंसर हो सकते हैं, वो कहेगा हाँ और या फिर कहेगा नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने पहले रिटर्न नहीं भरवा रखी, तो मैं उसे कहूंगा कि आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। पैन नंबर आप जानते हैं इनकम टैक्स के विभाग की साइट पर रजिस्टर होने के लिए पैन नंबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स विभाग आपको आपके नाम से नहीं जानता, आपके पैन नंबर से जानता है। तो उसका पैन नंबर यहाँ पर मैं बनवाऊंगा, फिर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाऊंगा। इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in ये वेबसाइट है, वहां पर जाके इसके पैन को मैं रजिस्टर करवाऊंगा, इसका अकाउंट वहां पर बनवाऊंगा। उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी रिटर्न की जो भी इसकी इनकम होगी, चाहे सैलरी की होगी, चाहे कैपिटल गेन की होगी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की होगी, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं उसकी रिटर्न भरूंगा। उसकी XML फाइल बनवाऊंगा। XML फाइल को मैं इनकम टैक्स की विभाग की साइट पर ले जाकर वहां पर अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद में मुझे इसकी रिटर्न जो है ना, जो रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट मेरे पास में आएगी, उस एक्नॉलेजमेंट पे या तो मैं इसके साइन करवा लूंगा और या फिर एक्नॉलेजमेंट निकालने के बजाय इनकम टैक्स की विभाग की साइट पर ई-वेरीफाई का मेरे पास में ऑप्शन होगा, उसे मैं करवा लूंगा। अगर मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट पे साइन करवाता हूं तो मुझे इसे बैंगलोर भेजना पड़ेगा CPC पर, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर ही है हमारे पास में। CPC बैंगलोर में मुझे भेजना पड़ेगा कि ये जो रिटर्न है वो इसी व्यक्ति द्वारा भरी गई है, किसी और द्वारा नहीं भरी गई। बेसिकली ये डिक्लेरेशन होती है कि ये जो ब्यौरा दिया गया है वो एकदम सही है और ये मैंने ही दिया है और मैंने पूरे होशो वास में अपने इनकम टैक्स की रिटर्न वेबसाइट पर भरी है। साइन करके भेजने का ये मतलब है।
अगर मैं साइन करके भेजना नहीं चाहता और ये सब चीजों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता तो मैं ई वेरीफाई भी उसे करवा सकता हूँ। ई वेरीफाई करवाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड होगा तब आप उसे ई वेरीफाई करवा सकते हो। ये बात यहाँ पर मैंने ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की कर दी है कि इंटरनेट पर अगर आप फाइलिंग करते हो तो ये आपके पास में सिस्टम है। अगर इस व्यक्ति ने हाँ बोल दिया कि हाँ मेरे पास में पैन नंबर है, हाँ मैंने इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, तो मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना। मैंने इसे सिर्फ कहना है कि आप इनकम टैक्स विभाग की साइट पर जो आपका पासवर्ड है ना वो मुझे आप बता दो। सिर्फ पासवर्ड की डिमांड करूंगा क्योंकि यूजर आईडी इसका पैन नंबर ही बन जाता है। इनकम टैक्स विभाग की साइट पर आप जाते हो तो पैन नंबर जो है वो आप यूजर आईडी के अंदर डाल सकते हो। यूजर आईडी आप खुद नहीं बनाते हो, इनकम टैक्स विभाग ही आपको देता है और वो आपका पैन नंबर ही होता है। पासवर्ड आप खुद बनाते हो। तो इसने अगर इनकम टैक्स विभाग पर पहले रिटर्न भरवाई हुई है तो इससे मैं पासवर्ड मांगूंगा, इससे मेरे उसके अकाउंट का एक्सेस आ जाएगा और फिर मैं अपने सॉफ्टवेयर को उस अकाउंट के साथ में लिंक कर दूंगा और फिर मैं इसकी रिटर्न यहाँ पर भर दूंगा। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ई फाइलिंग की जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। रिटर्न भरी है, उसके बाद में दो काम है हमारे पास में। रिटर्न भरना ही जरूरी नहीं है, रिटर्न भरने के बाद में उसकी डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए कि हाँ ये रिटर्न मेरे पर्टिकुलर द्वारा ही भरी गई है। मान लो मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न किसी ऑफिस के अंदर भरवाने जाता हूँ, अब मेरी हो गई उस ऑफिस के अंदर लड़ाई, तो अब क्या हुआ कि वो ऑफिस वालों ने मेरे से बदला लेना चाहा, मुझे कुछ और तो कर नहीं सके वो, तो मेरी रिटर्न जो कि उनके पास में पासवर्ड था मेरी रिटर्न का, तो उन्होंने मेरी रिटर्न उल्टी सीधी भरभरा दी और इनकम टैक्स विभाग पे सबमिट करवा दी। तो इनकम टैक्स विभाग उस चीज को ट्रीट नहीं करेगा जब तक उस डिक्लेरेशन पे मेरे साइन नहीं होंगे या फिर उसमें मेरे आधार कार्ड के थ्रू जनरेटेड ओटीपी से मैं उसे वेरीफाई नहीं करवाऊंगा। तो उनके द्वारा ये मेरे लिए जो बदला निकाला गया था ये कुछ भी नहीं काम आएगा उनके, जब तक मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। तो ये चीज यहाँ पर है बेसिकली कि रिटर्न आपके द्वारा ही भरेगी, इस चीज को इनकम टैक्स विभाग जो है वो बेसिकली जानना चाहता है। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था आपके पास में वो है एक्सएमएल। ये फॉर्मेट का नाम है डियर, एक्सएमएल। मतलब आप जो ब्यौरा भरते हो ना वो इनकम टैक्स विभाग की साइट पर कौन से फॉर्मेट में जाता है। जैसे मैंने भरा भी मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 50 लाख रुपए है, मेरी कैपिटल गेन की इनकम 5 करोड़ रुपए की है, अदर सोर्स की इनकम 50 करोड़ रुपए की है। तो ये सब चीजें जो ब्यौरा मैं भर रहा हूँ ना, ये ब्यौरा इसके पास में जो जाएगा वो एक्सएमएल फाइल के रूप में जाएगा, ठीक है ना। जैसे पीडीएफ हमारे पास में फॉर्मेट होता है, जो वर्ड है वो फॉर्मेट है हमारे पास में, इसी तरीके से एक्सएमएल एक फॉर्मेट है जो कि इनकम टैक्स विभाग का ही है बेसिकली। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर सबमिट की जाती है। ये चीजें आपके लिए जाननी जरूरी थी और ई वेरीफाई आपके लिए जानना जरूरी था। अब रिटर्न के जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पर बताया था, इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ITR 1 से लेके 7 तक आपके पास में है। ITR 1 का यहाँ पर हमारे पास में जो दूसरा नाम है वो है सहज, SAHAJ। ITR 4 का जो दूसरा नाम है वो है सुगम। ये आपके पास में दो नाम है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इसे आप लोग खुद पढ़ सकते हैं और अपने पास में लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ये लोग हैं जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में अपनी रिटर्न को भरेंगे। अब सॉफ्टवेयर की जो मैंने बात की थी, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप अपनी इनकम भर देते हैं कि मेरी सैलरी की इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म यहाँ पर उठा लेगा। उसमें आपको झंझट की जरूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्म मेरा लगेगा, सॉफ्टवेयर अपने आप उठा लेगा, ITR 1 लगेगा। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो सॉफ्टवेयर अपने आप ITR 3 उसका उठा लेगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें ITR भी छाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देख लो कितना आसान यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने कर दिया। तो आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता कि भाई ITR के कुछ फॉर्म भी होते हैं, तो इन सब के बारे में भी उनको नहीं पता क्योंकि सॉफ्टवेयर की आदत लग चुकी है। तो ये चीजें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी थे, तो आपने इसे जरूर याद करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम पे। चलो क्लबिंग ऑफ इनकम कल करेंगे यार, आज थोड़ा सा टाइम इसी में लग गया और थोड़ा लेट में हो गया हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ लेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। क्लबिंग ऑफ इनकम भी कर लेंगे, DTAA भी कर लेंगे कल अपने, और कुछ 5 हेड्स जो इनकम के हैं उसे भी हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। इन ग्रुप्स के अंदर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, और मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के लेक्चर्स को संजो कर लेकर आने में और छोटा सा मैटर करके लेकर आने में, तो काफी मेहनत यहाँ पे लगती है। इस मेहनत को देखते हुए आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पर आप चैनल के सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन चैनल दे रहा है। तो ऐसे में
आप अगर फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सलाह हो तो आकर मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों का अवेलेबल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सारे चैनल पर ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का, प्रीमियर्स का, हर एक अपडेट का सबसे पहले फायदा ले सकें। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।